द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास में आप लोगों को हमेशा इतना याद रखना है कि जो आपका पूर्व पद होता है, पूर्व पद हमेशा ही संख्यावाचक होगा। तो कहने का मतलब ऐसा समास जिसमें पहला पद, जिसमें पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है, वहां पर हमेशा ही द्विगु समास होता है। दोस्तों जैसे सप्त मंजिल, दोस्तों इसका अर्थ होगा, सप्त मतलब 7 मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। तो दोस्तों यहाँ पर सप्त आपका जो है इसका अर्थ है 7, और 7 आपका जो है ये संख्यावाचक है, इसलिए ये आपका द्विगु समास है। फिर दोस्तों जैसे त्रिरत्न, इसका मतलब है 3 रत्नों का समूह। दोस्तों 3 जो है, त्रि का मतलब होता है 3, 3 आपका एक संख्यावाचक है, और संख्यावाचक होने के कारण इसमें आपका द्विगु समास है। तो दोस्तों कहीं पर भी आप लोगों को पहला पद अगर संख्यावाचक मिल जाए तो वह हमेशा ही आपका द्विगु समास होगा। दोस्तों इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो दोस्तों ऐसा समास जिसमें ना तो आपका पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार के समास में हमेशा ही बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे आपका दशानन। दोस्तों इसका अर्थ होता है 10 मुख वाला, अर्थात दशानन बोला जाता है रावण को। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ना तो 10 प्रधान है और ना ही आपका आनन प्रधान है, बल्कि एक तीसरा पद रावण प्रधान है। तो दोस्तों जब किसी समास में पूर्व पद आपका प्रधान ना हो, उत्तर पद भी आपका प्रधान ना हो, लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही आपका बहुव्रीहि समास होता है। फिर जैसे दोस्तों गजानन, गजानन, तो गज का मतलब होता है हाथी और आनन का मतलब होता है मुख। तो कहने का मतलब हाथी के मुख वाला, अर्थात गणेश जी। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका जो गज पूर्व पद है ये आपका प्रधान नहीं है, आनन ये आपका उत्तर पद है यह भी प्रधान नहीं है, लेकिन एक तीसरा शब्द गणेश जी के रूप में तीसरा शब्द प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका हमेशा ही बहुव्रीहि समास होगा। फिर दोस्तों हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, नीले कंठ वाले, अर्थात शिव जी। दोस्तों यहाँ पर आपका पूर्व पद है नीला और कंठ आपका उत्तर पद है। तो दोस्तों ना तो यहाँ पर आपका नीला प्रधान है और ना ही आपका कंठ प्रधान है,
लेकिन नीलकंठ बोला जाता है शिव जी को, इस वजह से आपका तीसरा पद प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही बहुब्रीहि समास होता है। अब दोस्तों अगला समास है कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास एक ऐसा समास होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का संबंध विशेषण और विशेष का होता है, या फिर उपमेय या उपमान का होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब पूर्व पद आपका हमेशा ही विशेषण होगा और उत्तर पद आपका हमेशा ही विशेष्य होगा। तो इस प्रकार का जो समास होता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। जैसे दोस्तों पीतांबर, इसका अर्थ होता है पीला है जो अंबर। दोस्तों इसका मतलब है पीला है जो अंबर। तो कहने का मतलब अंबर की विशेषता ये है कि वो पीला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो शब्द एक दूसरे से विशेषण और विशेष्य का संबंध रखते हैं, इस कारण से इसमें कर्मधारय समास है। दोस्तों अगला जैसे नील, नील कमल। दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा नीला है जो कमल। दोस्तों यहाँ पर कमल की विशेषता ये है कि वो नीला है। तो कहने का मतलब जब दो शब्द एक दूसरे से विशेषण और विशेष से जुड़े होते हैं तब ऐसे शब्दों में हमेशा ही आपका कर्मधारय समास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास होगा। फिर जैसे दोस्त एक उदाहरण होता है काली मिर्च। तो इसका अर्थ होगा काली है जो मिर्च। दोस्तों यहाँ पर आपका जो मिर्च है, इस मिर्च की विशेषता ये है कि उसका रंग काला है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर दो शब्द एक दूसरे से विशेषण और विशेष से जुड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका हमेशा कर्मधारय समास होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम समास पे, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जब दो शब्दों के बीच में कारक लगा रहे और कारक का लोप कर दिया जाए तब ऐसी कंडीशन में जो भी शब्द आपका बनता है उस शब्द में हमेशा ही आपका तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों पहले तो आप लोग ये जानिए कि कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। कारक के प्रकार। दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण, ये होगा आपका में पर, और संबोधन में हे आदि। तो दोस्तों जब दो शब्दों के बीच में या दो से अधिक शब्दों के बीच में ये आपका कारक चिन्ह लगा हो
और कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाए, कारक चिन्हों को हटा दिया जाए, तब आपका जो भी शब्द बनेगा उस शब्द में हमेशा ही आपका तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों इन कारकों को आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों एक है हथकड़ी। दोस्तों इसका मतलब होता है हाथ के लिए कड़ी। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो बीच में के लिए आया और के लिए आपका होता है संप्रदान कारक। अगर इस कारक को हटा दिया जाए, लोप कर दिया जाए, तो ये बन जाता है हथकड़ी, यानी इसमें आपका है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों जैसे एक उदाहरण है आपका जन्मजात। कहने का मतलब इसका अर्थ है जन्म से उत्पन्न। दोस्तों यहाँ पर आपका बीच में से आ रहा है, से आपका करण कारक है, और जब इस कारक का लोप कर दिया जाता है तो बन जाता है जन्मजात, यानी इसमें आपका हमेशा तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग आसान तरीके से समझ पाएंगे। मतदाता, मत को देने वाला, जब को कारक को हटा दिया जाता है तब बन जाता है मतदाता, यानी इसमें तत्पुरुष समास होगा। फिर जैसे घुड़सवारी, कहने का मतलब घोड़े की सवारी, जब की को हटा दिया जाता है जो कि कारक है तो बन जाता है घुड़सवारी, यानी इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे पर समास चैप्टर को पढ़ाया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। आप सभी लोगों को मैं ये आशा करता हूं कि हर एंगल से समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन करवाना चाहूँगा कि क्या चीज़ें इसमें हैं। दोस्तों मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल करके कोई एक तीसरा सार्थक शब्द बना लेते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा नया सार्थक शब्द बना लेते हैं, कोई तीसरा नया छोटा शब्द बना लेते हैं, तब इसे हम लोग बोलते हैं समास। इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया था समास के अंग चार होते हैं: पूर्व पद, उत्तर पद, समासिक पद और समास विग्रह। तो दोस्तों पूर्व पद समासिक पद का पहला पद होता है, उत्तर पद समासिक पद का बाद का पद होता है। पूर्व का मतलब होता है पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद में। जो पद आपका पहले होगा उसे बोलते हैं पूर्व पद, जो पद आपका बाद में होगा उसे बोलते हैं उत्तर पद। और जिस शब्द में समास की प्रक्रिया संपन्न हुई रहती है, समास की प्रक्रिया हुई रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं समासिक पद। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द किसी तरीके से आपस में जुड़े हों, चाहे वो कारक के माध्यम से चाहे जिन चीज़ों के माध्यम से, जब उन कई शब्दों को, कई बड़े शब्दों को छोटा कर दिया जाए तो उसके बाद में जो आपका शब्द बनता है उस छोटे शब्द को, उस संक्षिप्त शब्द को हम लोग कहते हैं सामासिक पद। अर्थात जब कोई दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाता है और एक छोटा शब्द बना लेता है तो उस छोटे से शब्द को हम लोग बोलते हैं सामासिक पद। और दोस्तों जब सामासिक पद को अलग अलग कर दिया जाए, विग्रह कर दिया जाए, तब उसे हम लोग बोलते हैं समास विग्रह। अर्थात सामासिक पद में भाग लेने वाले जब सभी शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए तब उसे बोलते हैं समास विग्रह। फिर दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ाया आप लोगों को अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो अव्ययीभाव समास एक ऐसा समास होता है जिसका पूर्व पद आपका अव्यय होता है या फिर कोई उपसर्ग होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, जैसे यथासंभव, आजन्मा, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे अगला हमने पढ़ाया आप लोगों को द्वंद्व समास,
जब भी दो शब्द एक दूसरे से और के अर्थ में जुड़े हों, या फिर दो शब्दों के बीच में और का अर्थ निकले, या फिर दो शब्द एक दूसरे से विपरीत हों, तो हमेशा वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे रात और दिन, देवासुर, माता और पिता, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे आपका अगला द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद हमेशा ही आपका संख्यावाचक होता है। तो जैसे आपका सप्तरत्न है, त्रिरत्न है, ये सारी चीज़ें आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास कहलाता है। फिर जैसे आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में आपका कोई तीसरा पद प्रधान रहता, ना तो पहला पद प्रधान रहता, ना तो दूसरा पद, बल्कि कोई तीसरा पद आपका प्रधान रहता है। जैसे आपका गजानन है, लंबोदर है, दशानन है, नीलकंठ है, ये सारे उदाहरण आपके बहुब्रीहि समास के हैं। कर्मधारय समास एक ऐसा समास होता है जिसमें दो शब्द आपस में विशेषण और विशेष्य का संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार के समास में आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे काली मिर्च है या फिर नीलकमल है, तो ये सारी चीज़ें, चंद्रमुखी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कर्मधारय। तो कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसमें दो शब्द एक दूसरे से विशेषण और विशेष्य का संबंध रखते हैं, या फिर उपमेय और उपमान का संबंध रखते हैं। तत्पुरुष समास आप लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। कारक चिन्हों का हमेशा लोप हो जाता है। कारक होते हैं 8 प्रकार के, सबका अलग अलग चिन्ह होता है। तो जब कहीं पर भी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जब कारक चिन्ह हट जाए, कारक चिन्ह का लोप हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो भी समास बनता है वो बनता है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये बहुत ही बड़ा वीडियो क्लास, ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए है, और मैं आशा करता हूं कि हर एंगल से आप लोगों ने हर बारीकी को समझा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए, ये चैप्टर पसंद आए, तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन और भविष्य उज्ज्वल हो।